हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एलिमेंट्स इन अ रो और इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों इसे वेरीफाई करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या ले लिए, ज़ीरो, ठीक है। और फर्स्ट रो पे बच्चों ले लिया हमने ए बी सी, और यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया है डी ई एफ। अब समझिएगा, अब यहाँ पे सेकेंड रो में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो। तो हमने एक्सपैंड करा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी होगी एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो। हमने आपको साइन अच्छे से सिखा रखे हैं, क्या होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर बच्चों क्या होगा प्लस माइनस प्लस। अब आप किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं, सेकेंड रो, तो एलिमेंट इज ज़ीरो। जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम को हाइड करते हैं, तो क्या बचेगा बी सी ई एफ। नेक्स्ट वाला, अब देखो बच्चों इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पहले माइनस लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, साइन है प्लस और एलिमेंट इज ज़ीरो, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट चले गए, तो क्या बचेंगे ए सी, ठीक है, ये चला गया और ये, फिर क्या बचेगा डी एफ। नेक्स्ट होगा माइनस ज़ीरो इंटू सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट चले जाएंगे, तो ए बी डी ई। अब बच्चों ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, आफ्टर सॉल्विंग रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो अब आपको कभी भी मेहनत नहीं करनी है, सीधे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरी तरह से ज़ीरो दिख जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या लिख के आएंगे, ये ज़ीरो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ़ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए बी सी, उसने कहा है कोई भी एक साइड ज़ीरो हो, तो जैसे बच्चों हमने इस साइड को क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। ध्यान दीजिएगा, इसे हमने लिख दिया 1 2 3। तो पहले तो हम इसको वेरीफाई करें क्या ये प्रॉपर्टी सही है। तो हमने सिखाया था जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो हो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन आसान होता है। तो आप क्या करोगे, आप एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन से क्या होगा, यहाँ बचेगा B3 0C, और आगे के सारे केस बच्चों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे BC माइनस ज़ीरो, तो रिजल्ट इज़ ABC। अब हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। इन्होंने लिखा है आप मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इसे हम अलग से आपको समझा दें। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए रिजल्ट भी वही आ रहा है, A इंटू बी इंटू सी। तो आज से हम लोग इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एक साइड ज़ीरो है पूरी तरह से, तो रिजल्ट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। बस इसको याद कर लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। आइए जरा वेरीफाई करते हैं। अब इसमें हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू बच्चों फर्स्ट रो, ठीक। आइए जरा एक्सपैंड करते हैं। जो भी एलिमेंट लेंगे उसका रो और उसका कॉलम को क्या करेंगे, हाइड, तो 5 6 8 1। नेक्स्ट का साइन क्या होगा, माइनस का होगा, कॉलम और रो हाइड करिए 4 6 7 1। नेक्स्ट होगा बच्चों 4 5 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 48। नेक्स्ट हो 4 माइनस 42। नेक्स्ट बच्चों होगा 32 माइनस 35। अब इसे सॉल्व करें, माइनस 43, ये बचेगा माइनस 38, एंड ये बच्चों माइनस का 9। अब ध्यान दें,
चलिए अब बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो 76 माइनस 9, तो 76 माइनस 52, रिजल्ट इज़ 24। अब इनका कहना ये है कि अगर हम सारे रो को कॉलम बना दें या सारे कॉलम को रो बना दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने सारे रो को बच्चों क्या बना दिया, कॉलम 1 2 3। नेक्स्ट क्या होगा बताइए, 4 5 6 7 8 1। ठीक है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। अब बच्चों ध्यान दें, आपने R1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करा तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये गया और ये क्या लिखोगे, 5 8 होगा बच्चों। ठीक है, 6 से 1, नेक्स्ट होगा माइनस का 4। ठीक है, ये गया और ये, तो 2 8 3 1। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ध्यान दें आप सब, ये गया और ये 2 5 3 6। अब बच्चों हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 माइनस 48, ये हो जाएगा 2 माइनस 24। नेक्स्ट हो जाएगा 12 माइनस बच्चों 15। ठीक है, अब देखिए माइनस का 43। नेक्स्ट होगा बच्चों माइनस 22 इंटू माइनस 4, तो 88 आ जाएगा। माइनस का 21, तो 88। अब बच्चों इसको ऐड करिए तो ये कितना देगा, 4 और 4 और 2 6। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट इज 24। अब आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है, 24, और डिटर्मिनेंट ए डैश की वैल्यू बच्चों ध्यान दीजिएगा कितनी आई है, 24। तो यहाँ से अब हमें कन्फर्मेशन हो गया कि हम चाहे ए डैश का डिटर्मिनेंट लें चाहे ए का लें, दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली। तो अब इसको आपको समझा देते हैं, इसको अप्लाई कैसे करा जाता है। देखिए जैसे हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर A B C D E F G H I। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी कि R1 को इंटरचेंज R2 से कर दें, तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको ऑपरेशन सिखाया कि R1 इंटरचेंज बच्चों R2 कैसे होता है। देखिएगा, इसका मतलब ये है R1 के एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, R2 के पास, तो A B C, और R2 के एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, R1 के पास, तो D E F G H I, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, अच्छा इसमें खास चीज़ क्या है, हम रो के बाद कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अब हमें जैसे सेकंड कॉलम को चेंज करना है बच्चों थर्ड में। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी बार चेंज होगा उतनी बार मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, माइनस से, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे C2 मतलब सेकेंड कॉलम किससे इंटरचेंज हो रहा है, C3 से, तो DAG क्या हो जाएगा, FCI, मतलब C3 के एलिमेंट C2 के पास आ गए, तो सीधी सी बात है C2 के एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, C3 के पास, तो EBH। ठीक है, बस वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, जितनी बार आप चेंज करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, कहाँ नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखिए समझिएगा, हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने बच्चों इसमें लिया A B C और इसमें ले लिया हमने D E F। अब ये कह रहा है अगर कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 है। अभी तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, आगे से आप वेरीफाई मत करिएगा, सीधे प्रॉपर्टी यूज़ करिएगा। बच्चों बनाई गई इसीलिए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, कुछ भी कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जाएगा, ये क्या बचेगा, BCEF। नेक्स्ट बच्चों साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये जाएगा ये ACDF। नेक्स्ट होगा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ABDE।
आइए अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें। तो ये बच्चों हो जाएगा एफ बी माइनस सी ई, नेक्स्ट हो जाएगा ए एफ माइनस डी सी, नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ई माइनस बी टी। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ए एफ बी, ए सी ई, नेक्स्ट हो जाएगा बी ए एफ बी डी सी, ठीक है। फिर बच्चों अच्छा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी ए ई सी बी डी। आइए जरा चेक करें, बी ए एफ, ए भी है बी भी है एफ भी है, तो कैंसिल आउट, ठीक है। ए सी ई सी ए ई कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखो बी डी सी सी डी बी, तो मीनिंग तो सेम हुई, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट है 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो के इक्वल था। अब आज से मेहनत नहीं करोगे, आप लोग क्या करोगे इसका सोल्यूशन, यहाँ स्टेटमेंट दोगे कि फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकेंड रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों 6 नंबर है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows or columns are not changed। आइए जरा इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो आपके पास है एलिमेंट ए बी सी, ठीक है, उसमें ऐड हो रहा है 1 2 3, यहाँ लिख दिया आपने डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगी जब हम लोग इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना आपको समझ ही भी नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम को आप एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे ऐसे ए बी सी, फिर लिखेंगे 1 2 3। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि अदर रोज और कॉलम्स आर नॉट चेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ई एफ एंड जी एच आई बच्चों एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, तो डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर नहीं, हम कॉलम की जगह हम रो में वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए रो वाला बना देते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिए, मान लो हमने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे ले लिया है समझाने के लिए। इसमें ऐड करा 1, इसमें 2 और इसमें 3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट रो को ब्रेक करेंगे, तो ए बी सी, यहाँ क्या आएगा 1 2 3। अब उसने कहा है अदर रोज और कॉलम्स आर नॉट चेंज, तो डी ई एफ जी एच आई, सिमिलरली डी ई एफ बच्चों क्या हो जाएगा जी एच आई, ठीक है। थोड़ा सिमेट्रिकल कर लो, तो आई इधर बच्चों लिख देते हैं, ओके। तो अब आपने समझ में आया, तो अब जब हम लोग इसकी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होती हैं, ठीक है बच्चों। तो जिस तरीके से हम कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं वैसे ही हम रो में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो A11 A12 A13, नेक्स्ट होगा 21 22 23, फिर होगा बच्चों 31 32 एंड 33, ठीक। अब इन्होंने कहा है अगर हमने जैसे रो फर्स्ट लिया, ठीक है, तो को फैक्टर रो फर्स्ट के ना लेके R2 के ले लो या R3 के ले लो, तो हमने बच्चों को फैक्टर ऑफ क्या ले लिया R3। तो ध्यान दीजिएगा, R1 के एलिमेंट्स हैं A11, फिर है बच्चों A12 और A13, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होगा R3 के को फैक्टर से, तो A31 A32 और फिर बच्चों हो जाएगा A33, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर है A11 A31, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा A12 A13, ठीक बच्चों, A22 और A23। अब आते हैं A32, तो A32 आपका निगेटिव है, तो
तो A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 1 2 1 1 3 एंड 2 3। नेक्स्ट आते हैं A13। अब A33 बच्चों पॉजिटिव होता है तो ये जाएगा ये, तो A11 A12 फिर होगा A21 A22। देखो उसने साफ साफ बोला है सम अदर रो और कॉलम इज 0। बच्चों आप कोफैक्टर उसके नहीं लेंगे जो आप रो ले रहे हैं, अदर के लेंगे, या तो सेकेंड रो ले लो या थर्ड रो ले लो, तो करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई ऑलवेज 0 आएगा, ऐसा ये थ्योरम कहती है। तो थ्योरम बहुत यूजफुल है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A23 यहाँ पे बच्चों आएगा A13 A22 फिर A12 मल्टीप्लाई करें A11 A23 A21 A13। नेक्स्ट होगा A13 A11 A22 माइनस A21 A12। ठीक है, अब आप A11 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा A11 A12 A23, ऑर्डर पे लिखिएगा A11। अब बच्चों 22 लिखा फिर 13, क्या होगा A11 A12 A23। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 21 12 एंड 13। नेक्स्ट बच्चों होगा A11 A22 A13। नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा आपका A21 A12 A13। आइए जरा अब देखते हैं कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। A11 तो A11 A12 A23 ये इससे कैंसिल हो रहा है। A11 A22 A13 ये इससे कैंसिल हो रहा है। 21 12 13 ये बच्चों इससे। तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आ गया 0। तो फिर से समझिए क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रोस और कॉलम। तो हमने बच्चों जैसे R1 लिया विद द कोफैक्टर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रोस और कॉलम। तो आपको उस रो का कोफैक्टर नहीं लेना है, किसी अदर का लेना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इन्होंने क्या कहा है हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बताते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका मतलब ये है जैसे आप R1 लोगे तो बच्चों कोफैक्टर भी R1 के ही लीजिएगा। तो कोफैक्टर ऑफ क्या लोगे R1, तो क्या आएगा A11 कोफैक्टर ऑफ R1 A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा A11, फिर होगा A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 तो A13 तो A13। बात समझ में आई। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू आपको समझाते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ये सॉल्विंग के बाद आता है 24। इसका रिजल्ट हमने आपको लिख दिया। अब हमने जैसे बच्चों लिया यहाँ पे मान के चलिए R2 लिया है, तो कोफैक्टर भी आप किसको लोगे R2 के ही लोगे। आइए जरा समझते हैं। तो अगर इसमें 0 आ गया तो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या वो प्रॉपर्टी 7 चली जाएगी। अब बच्चों जब हम R2 का कोफैक्टर ऑफ R2 से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का सम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब कितनी आएगी 24। तो देखो बच्चों एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2 तो ये माइनस का साइन होगा, ये जाएगा और ये, तो 2 3 बच्चों ये गया ये, तो 8 1। नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 5 पॉजिटिव, ये जाएगा ये, तो 1 3 7 1। नेक्स्ट हो जाएगा ये जाएगा ये, तो 1 2 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 24 बच्चों। नेक्स्ट 1 माइनस 21 और नेक्स्ट होगा 14। ठीक है, तो ये कितना आएगा -4 माइनस 22 माइनस का 100 -6 -6। तो ये बच्चों हो जाएगा 88 माइनस 100, देख नहीं रहा होगा ऊपर कर देते हैं, प्लस का 36। अब इसको ऐड करिए तो ये कितना हो गया 8 6 14, तो कैरी 1 8 3 11 1 2 4। इसको बच्चों माइनस करो तो आप चेक करो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों अब हम लोग फिर से समझते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब जो भी आप रो लोगे उसी का कोफैक्टर से अगर करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का सम निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर
देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर इस नोट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, तो 1 2 3 4 और बी हमने ले लिया स्टूडेंट 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो टेकिंग LHS डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ए का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, बी से। तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। तो रो का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, कॉलम पे। तो 5 ठीक 6 एंड 16। फिर बच्चों कितना आएगा, 15 प्लस 28 एंड 18 प्लस 32। अब इसे आप सॉल्व करें तो 19, ये बच्चों कितना आएगा 22। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 43 एंड ये बच्चों आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19 22। ठीक है बच्चों, 43 एंड 50 मल्टीप्लाई करो तो 19 इंटू 50 माइनस 43 इंटू 22। 19 इंटू 5 ये बच्चों होता है 95, तो 95 आ गया। जब आप 43 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो कितना आएगा 946। तो आफ्टर सॉल्विंग 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया LHS। अब आप क्या लेंगे RHS, ध्यान दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा बी। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो बच्चों ए का डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा 1 2 3 4, फिर बी का 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6, ये बच्चों क्या आ जाएगा 8 5 जा 40 40 7 6 जा 42। तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2 आफ्टर सॉल्विंग 4। तो आप चेक कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अब बच्चों हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हम लोग कुछ इसमें स्पेशल रिजल्ट निकालेंगे, जैसे ये नोट में दिया हुआ है। मान लो ए बी के इक्वल है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या रख सकते हैं, ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और ये हो गया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो अगर हम इसे इन जनरल समझें, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ की जरूर याद कर लेना, बहुत यूज़फुल है। तो याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ होल की पावर एन। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा, इस रूल की बहुत हेल्प होती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर। ठीक है, फिर इससे रिलेटिव एक नीचे यहाँ पे प्रूविंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। जब हमने यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब आपने किसी स्केलर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया, तो ठीक है। मैट्रिक्स का रूल क्या होता है, ईच एलिमेंट पे होता है। तो अभी हम नेक्स्ट वाले स्टेप में कर देंगे। तो A21 A22 A23 फिर क्या होगा A31 A32 A33। अब आपने जो राइट साइड पे K है उसका मल्टीप्लाई बच्चों ईच एलिमेंट पे करा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का रूल है। तो क्या हो जाएगा K A12 K A13 फिर होगा K A21 K A22 एंड K A23 फिर होगा K A31 K A32 एंड K A33। फिर इसमें आपने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ऑपरेट करी, तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, डिटर्मिनेंट में हो गई। तो क्या आएगा K टाइम्स। अब हम बस इसको कॉपी करेंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पे बोलेंगे नहीं। ठीक है, सेम एलिमेंट कॉपी करना है, इसमें क्या समझाना। लेकिन डिटर्मिनेंट का रूल क्या है बच्चों, कॉमन लेने का याद रखिएगा। जैसे हमने K कॉमन लिया तो या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज, एक साथ नहीं आएगा। तो जब फर्स्ट वाली रो से आएगा तो अंदर बचेगा A11 A12 A13। जब आप सेकेंड रो से लोगे तो फिर K बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा A21 A22 A23। तो जब आप थर्ड रो से लोगे तो क्या हो जाएगा A31 A32 और बच्चों A33। तो चेक करा जाए K A का डिटर्मिनेंट क्या है, K क्यूब है।
और ये जो पूरी वैल्यू है ये वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया। क्या रिज़ल्ट आया कि जब ऑर्डर 3/3 था तो के स्केलर जब बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके आए, 3 पावर लेके आए। तो सिमिलरली मान लो यहाँ पे ऑर्डर n होता, ठीक है बच्चों, तो जब के बाहर आता तो कितनी पावर लेके आता, n पावर लेके आता। वही लिखा हुआ है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी बच्चों हो गई है। अब हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है।